हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आप उसे कह सकते हो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बीआरएस होता क्या है, क्यों बनाते हैं, राइट, कैसे बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। अगेन अगर आपको याद है तो मैंने आपको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताया था कि अकाउंटिंग की शुरुआत होती है विद द ट्रांजैक्शन। पहले तो ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, फिर उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा इन जर्नल, या जर्नल नहीं बना रहे हो तो सब्सिडरी बुक्स। फिर उस जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स से आप क्या बना सकते हो, लेजर बना सकते हो, एंड लेजर से ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर तक देखी थी, या लास्ट चैप्टर लेजर में हमने ये सारी प्रोसेस एक ही सम में रिपीट की थी कि हमने सब्सिडरी बुक से लेजर बनाया, हमने जर्नल से लेजर बनाया, एंड इवन लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया। अब इन्हीं का अगला पार्ट है बीआरएस, बट बीआरएस दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आपको याद है तो मैंने शुरुआती लेक्चर में जब हमने अकाउंटिंग की शुरुआत कहा था, मैंने कहा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, फिर जर्नल सब्सिडरी बुक से हम बनाते हैं लेजर, फिर लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट्स। दैट इज द एक्चुअल लाइन या एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बीआरएस इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बट वो साइड पार्ट है। साइड पार्ट है मीन्स व्हाट, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर एक वो बिजनेसमैन बनाएगा जो अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है, राइट। से फॉर एग्जांपल, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम रनिंग अ स्टेशनरी शॉप, राइट। अब स्टेशनरी शॉप में जो मैं खरीदता हूँ या बेचता हूँ, राइट, जो पैसा मुझे मिलता है वो मैं कभी कभार चेक से भी कलेक्ट करता हूँ, या मुझे जो कैश मिलती है वो मैं बैंक में जमा करता हूँ, या जो मैं सप्लायर को पे करता हूँ वो चेक से पे करता हूँ। मीन्स आई एम कंडक्टिंग अ बिजनेस थ्रू अ बैंक अकाउंट, और ये जो पैसा मैं बैंक के साथ कलेक्ट कर रहा हूँ या बैंक से पे कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सो एज अ बिजनेसमैन आई नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, यस और नो। मैं बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, उस बिजनेस बैंक अकाउंट के टाइप का नाम है करंट अकाउंट। सो बिजनेस एंटिटी में ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर देयर बिजनेस। से मैं ए हूं, मैंने स्टेशनरी शॉप स्टार्ट किया, नाम XYZ स्टेशनरी मार्ट। तो उस XYZ स्टेशनरी मार्ट मेरे बिजनेस के लिए मैंने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन किया है, एंड उस बैंक अकाउंट से मैं पैसा लेने की एंट्री या पैसा देने की एंट्रीज कर रहा हूं, या सिंपली उस बैंक अकाउंट से मैं बिजनेस के खर्चे भी कर रहा हूं या बिजनेस का पैसा भी उस बैंक अकाउंट में जमा कर रहा हूं। से मैंने किसी को स्टेशनरी बेची, उसने मुझे चेक दिया, तो वो चेक मैं अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा करूंगा। या मैंने किसी से होलसेल से स्टेशनरी खरीदी, उसे मैं चेक से पे कर रहा हूं, वो चेक का पैसा मेरे बिजनेस बैंक अकाउंट दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बिजनेस बैंक अकाउंट है वहां से कटेगा, यस और नो। तो जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, उस बिजनेस बैंक अकाउंट से मैं बिजनेस के लिए ट्रांजैक्शंस करूंगा, बिजनेस के पेमेंट्स भी करूंगा, या बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है वो अगर बैंक में आ रहा है तो वो मैं बैंक में जमा करके रखूंगा। तो सिंपली टू समराइज, एवरी बिजनेस पर्सन या एवरी बिजनेस एंटिटी ओपन देयर बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो जो बैंक अकाउंट मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस बैंक अकाउंट, या सिंपली करंट अकाउंट, यस और नो। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आपने अकाउंट ओपन किया है बैंक में, विल बी टर्म्ड एज करंट अकाउंट या बिजनेस बैंक अकाउंट। अब इस बिजनेस बैंक अकाउंट में अगर पैसा आता है या पैसा जाता है तो इसका मुझे अकाउंटिंग करना है, यस और नो। तो इसका अकाउंटिंग मैं एज अ बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करूंगा, इन व्हाट, इन कैश बुक। तो बैंक ट्रांजैक्शन का, अगेन मैं इनको सिंपली बैंक ट्रांजैक्शन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैंने, बैंक ट्रांजैक्शन कह रहा हूं कि मैंने अपने बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट ओपन किया, या मैंने अपने बिजनेस के नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया, एंड जितने भी बिजनेस का लेन देन बैंक के थ्रू हो रहा है उस लेन देन को मैं क्या कह रहा हूं, उस लेन देन को मैं कह रहा हूं बैंक ट्रांजैक्शंस। तो बैंक ट्रांजैक्शंस इज नथिंग बट दोज ट्रांजैक्शन व्हिच आर कंडक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। वो ट्रांजैक्शन व्हिच आई एम कंडक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट थ्रू द बैंक। बैंक थ्रू मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन चला रहा हूं, इस बैंक ट्रांजैक्शन। मैंने चेक इशू किया, बैंक ट्रांजैक्शन। मुझे चेक मिला, बैंक ट्रांजैक्शन। किसी कस्टमर ने बैंक में मेरे डायरेक्टली पैसे जमा किए, बैंक ट्रांजैक्शन। मैंने लाइट बिल चेक से पे किया, मैंने सैलरी चेक से पे किया, बैंक ट्रांजैक्शन। या मुझे चेक मिला, इस बैंक ट्रांजैक्शन। या मेरे बैंक ने मेरे लिए इंटरेस्ट मेरे बैंक अकाउंट में जमा किया, इस बैंक ट्रांजैक्शन। तो बैंक ट्रांजैक्शन आर नथिंग बट बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच आई एम कंडक्टिंग थ्रू अ बैंक अकाउंट व्हिच इज मेंटेन्ड इन सम और द अदर बैंक। से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने बिजनेस का बैंक अकाउंट बनाया या ओपन किया, एंड उस बैंक अकाउंट थ्रू मैं अपने बिजनेस के कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, उन्हें मैं सिंपली कह रहा हूं बैंक ट्रांजैक्शन। इन बैंक ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा, यस और नो।
कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? तो मैं इन बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा इन कैश बुक। कहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा? इन कैश बुक। कि बैंक ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शंस विच वी आर कंडक्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बट थ्रू सर्टन बैंक। उन बैंक ट्रांजैक्शन का मुझे अकाउंटिंग करना पड़ेगा, मुझे उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा या मेरा कैशियर या मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा? कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? तो जो बैंक ट्रांजैक्शन है दैट आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट और कैशियर या बिजनेसमैन हिमसेल्फ इन हिज कैश बुक। हमने कैश बुक देखा है, कैश बुक में हमने 2 कॉलम कैश बुक देखा है। यस और नो? उस 2 कॉलम कैश बुक में देयर इज अ वन कॉल्ड एज अ बैंक कॉलम। तो मैं अपने सारे बैंक ट्रांजैक्शन उस बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। यस और नो? कैश कॉलम में नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ 2 कॉलम कैश बुक, राइट। बट इन बैंक ट्रांजैक्शन को बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करेगी। मतलब मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए, इमीडिएटली मैं अपने कैश बुक में उसकी एंट्री करूंगा। अब बैंक में पैसे जमा हुए तो बैंक भी अपने पास से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा बैंक अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपने पास उसका एंट्री करके रखेगी कि जो XYZ स्टेशनरी मार्ट है उनके अकाउंट में 10,000 रुपये जमा हुए। वो एंट्री बैंक कहाँ करेगी? वो एंट्री बैंक करेगी इन पासबुक। कहाँ करेगी? इन पासबुक। तो सिंपल इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी बैंक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस फर्म दैट इज द कैशियर, अकाउंटेंट या बिजनेसमैन हिमसेल्फ इन अ कैश बुक एंड सेम बैंक ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय बैंक। कि मैंने बैंक में चेक जमा किया, मैं इमीडिएटली उसकी एंट्री कैश बुक में करूंगा, बट बैंक भी उसकी एंट्री कहाँ करेगी? पासबुक में करेगी। सो एवरी बैंक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय मी as an accountant or as a cashier या as a businessman in our books of accounts that is in cash book। बट सेम बैंक का पैसा जो बैंक में जमा हो रहा है बैंक भी उसका हिसाब अपने पास रखेगी। सो फॉर एग्जांपल आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आपके सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं इसका हिसाब आपने रफली कहीं पर लिखा होगा कि इस महीने में इतने पैसे आए, इस महीने में इतने पैसे गए, तो वो हिसाब आप भी रख रहे हो। साथ ही साथ यू हैव टू क्रॉस चेक कि अगर मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 10,000 है तो यू क्रॉस चेक, यू विल गो टू द बैंक एंड आप बैंक से पासबुक प्रिंट करके लाओगे एंड क्रॉस चेक करोगे कि एग्जैक्टली बैंक में 10,000 रुपये है या नहीं, राइट। मतलब आपका बैंक अकाउंट एक ही है, बैंक अकाउंट एक ही है, बट उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, हिसाब मैं यानी कि कैशियर, अकाउंटेंट भी रख रहा है इन कैश बुक एंड बैंक भी अपने पास रख रही है इन पासबुक। मतलब वन सिंगल ट्रांजैक्शन या वन बैंक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय बोथ, बाय द बिजनेसमैन ऑल्सो इन कैश बुक एंड बाय द बैंक इन देयर पासबुक। यहाँ तक क्लियर है? तो टू समराइज व्हाट कैन आई से कि एवरी बैंक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द कैशियर, अकाउंटेंट और द बिजनेसमैन in the cash book also and same transaction is also recorded by the bank in the passbook to simply understand it, right। तो ये बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में हुआ। अभी BRS क्या उस पर हम नहीं आए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ट्रांजैक्शंस एंड हु रिकॉर्डेड। एवरी बैंक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बाय द बिजनेसमैन एंड बाय द बैंक। बिजनेसमैन उसे रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में, बैंक उसे रिकॉर्ड करेगा पासबुक में, राइट। बट अब प्रॉब्लम क्या होता है? अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि BRS पर हम आते हैं कि वाई BRS इज नीडेड एंड उसका काम क्या है, उस पर हम आते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इज इन द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। किसमें प्रॉब्लम है? टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। नाउ से मैं स्टेशनरी मार्ट चला रहा हूँ, XYZ स्टेशनरी मार्ट, मुझे किसी ने चेक दिया, मुझे किसी ने क्या दिया? चेक दिया। आई रिसीव्ड अ चेक। तो चेक मिलने पर मैं उसकी एंट्री कहाँ करूंगा? कैश बुक में करूंगा। से आज 12 तारीख है, 12 अगस्त है मान लो, तो आज 12 अगस्त को मुझे 10,000 का चेक मिला। तो मुझे चेक मिला जो मैं बैंक में जमा करने वाला हूँ, उसे क्रॉस चेक है, मुझे क्रॉस चेक मिला जो मैं कंपलसरी बैंक में जमा करूंगा। तो चेक मिलने की एंट्री मैं कैश बुक के रिसिप्ट साइड में करूंगा। कब? 12 अगस्त, आज ही के दिन 12 अगस्त को मैं कैश बुक के रिसिप्ट साइड में एंट्री करूंगा कि मुझे मिस्टर कुणाल ने 10,000 रुपये का चेक दिया। तो चेक आने की एंट्री मैं रिकॉर्ड करूंगा कब? 12 अगस्त को। चेक कब मिला? 12 अगस्त को। मैं एंट्री कब करूंगा? 12 अगस्त को। यस और नो? तो 12 अगस्त को मैं अपने कैश बुक में, मैं या फिर मेरा कैशियर या मेरा अकाउंटेंट
कैश बुक में चेक मिलने की एंट्री करेंगे। जिस दिन चेक मिला मैंने उस दिन ही रिकॉर्ड किया। अब इमीडिएटली जाके मैं क्या करूंगा, उस चेक को पे इन स्लिप को जोड़ूंगा एंड पे इन स्लिप एंड चेक को मैं क्या करूंगा, अपने बैंक में जहां पर मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें जाके जमा करूंगा। से मैंने 12 तारीख को ही पे इन स्लिप लगाया एंड चेक अपने बैंक में जमा किया। सेम इमीडिएटली डेट पर बैंक पासबुक में एंट्री करेगी क्या? आंसर इज नो। मुझे चेक मिला, मैंने इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री कर दी, उस चेक को उठाया, मैं अपने बैंक में चला गया, बैंक में उसे जमा किया, इमीडिएटली मुझे उसकी एंट्री पासबुक में दिखेगी क्या? आंसर इज नो। उसकी एंट्री पासबुक में तब आएगी जब चेक क्लियर होगा। तो पासबुक में बैंक तभी रिकॉर्ड करेगी व्हेन द चेक इज क्लियर। चेक क्लियर होगा मतलब क्या? आज मिस्टर कुणाल ने 12 तारीख को मुझे चेक दिया, मैंने इमीडिएटली 12 तारीख को कुणाल के नाम पर रिसिप्ट में एंट्री कर दी कि मुझे कुणाल से पैसा आ गया। चेक उठाया, बैंक में चला गया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगी? बैंक वो चेक कुणाल के बैंक को भेजेगी। से कुणाल का अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, मेरा अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुणाल का चेक जमा किया अपने अकाउंट में। फिर मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस चेक को क्या करेगी? बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजेगी जहां पर कुणाल का अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? कुणाल के बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भेजेगी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर वो पैसा मेरे अकाउंट में जमा करेगी। ये सब कुछ एक दिन में होगा क्या? नहीं, इट टेक टाइम। तो देयर इज अ टाइम डिफरेंस कि मैंने 12 तारीख को चेक मिलते ही रिकॉर्ड किया, बट पासबुक में एंट्री आने के लिए, चेक के पैसे बैंक में जमा होने की एंट्री पासबुक में आने के लिए देयर इज अ टाइम। से 3-4 दिन बाद वो पासबुक में रिकॉर्ड होगी। तो पैसा आने की एंट्री मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चेक आने की एंट्री मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंक भी रिकॉर्ड कर रही है, बट बैंक कुछ दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रही है। तो देयर इज अ टाइम डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन को मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंक भी रिकॉर्ड कर रही है, बट ऑन द डिफरेंट डेट। मैं इमीडिएटली चेक मिलने पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैंक कुछ दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही है। तो इन केस अगर 13 तारीख मुझे 12 तारीख को चेक मिला, मैंने कैश बुक में एंट्री लिख ली कि चेक आ गया, राइट। वो चेक मैंने बैंक में जमा भी कर दिया, बट इमीडिएटली 13 तारीख को उसके पैसे या 12 तारीख को उसके पैसे बैंक में जमा नहीं होंगे। इट विल टेक टाइम 3 to 4 days। चेक क्लियरेंस के लिए टाइम लगेगा, तब जाके मेरे बैंक अकाउंट में चेक के पैसे रिफ्लेक्ट होंगे। बट अगर मीनवाइल वो चेक क्लियर होने से पहले मैं पासबुक प्रिंट करके लाया, तो पासबुक का बैलेंस एंड मेरे कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। पासबुक के हिसाब से मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये कम दिखेंगे, क्योंकि मेरे पास कैश बुक में मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि कुणाल से पैसा आया, बट पासबुक में अभी वो 10,000 की एंट्री नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माई बैलेंस एज पर कैश बुक एंड मेरे ही बैंक अकाउंट का बैलेंस एज पर पासबुक। अकाउंट एक ही है, उसी अकाउंट में मैं चेक जमा कर रहा हूं। मैंने 12 तारीख को रिकॉर्ड किया एंड बैंक ने 16 तारीख को रिकॉर्ड किया चेक क्लियर होने के बाद। बट अगर 13 तारीख को मैं पासबुक प्रिंट करके लाऊंगा, तो पासबुक में जो दिख रहा है बैलेंस वो एंड कैश बुक में जो दिख रहा है बैलेंस वो मैच होगा क्या? आंसर इज नो, बिकॉज देयर आर डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं बट अलग अलग डे पे अलग अलग, तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ सकता है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वही काम है। अब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर डिस्कशन कर रहा हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन का वही काम है कि वो जो मिसमैच है बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक उन्हें ढूंढेगा, मिसमैच ढूंढेगा कि कुणाल की एंट्री मुझे कैश बुक में दिख रही है 13 तारीख को, बट 13 तारीख को पासबुक में नहीं दिख रही है, तो वो मिसमैच ढूंढेगा। ये एक एग्जाम्पल है मिसमैच का। देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल ऑफ मिसमैच, से फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया, होता है ना, हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा होता है, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में है। मुझे पता ही नहीं, जब तक मैं पासबुक प्रिंट नहीं करके लेके आता तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हुआ है। तो उन्होंने 31 मार्च को मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट जमा किया, राइट। मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं 31 मार्च के बाद अगर पासबुक प्रिंट करके लेके आऊंगा तो पासबुक में दिख रहा है इंटरेस्ट, बट कैश बुक में नहीं दिख रहा है, तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बैलेंसेस। एक ही बैंक अकाउंट का हिसाब मैं भी रख रहा हूं, बैंक भी रख रही है, मैं कैश बुक में हिसाब रख रहा हूँ, बैंक पासबुक में हिसाब रख रही है, बट द प्रॉब्लम इज हम दोनों के टाइमिंग में प्रॉब्लम है। कुछ एंट्रीज उनके पास है, कुछ एंट्रीज मेरे पास है, कुछ एंट्रीज उनके पास है बट मेरे पास नहीं है, कुछ एंट्रीज मेरे पास है बट उनके पास नहीं है। से फॉर एग्जांपल मुझे किशोर से चेक मिला या कुणाल से चेक मिला, मैंने रिसिप्ट में लिखा बट बैंक ने अभी तक नहीं लिखा क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ, राइट। और एक एग्जाम्पल से मैंने मिस्टर अमर को 5,000 का चेक इशू किया,
मैंने एज अ बिजनेसमैन मिस्टर अमर को 5,000 रुपए का चेक इशू किया। तो चेक इशू करने की मैं एंट्री कहाँ करूंगा? चेक इशू करने की एंट्री मैं कैश बुक के पेमेंट में करूंगा। मैं बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे एंट्री? मैं कैश बुक के पेमेंट में एंट्री करूंगा। कब एंट्री करूंगा? इमीडिएटली। मैंने आज से मान लो आज है 16 सितंबर, मैंने 16 सितंबर डेट लिखी, राइट, कुणाल का नाम लिखा या किशोर का नाम लिखा या अमर का नाम से अमर पकड़ के चलते हैं। 16 सितंबर को मैंने अमर का नाम लिखा, अमाउंट लिखी 12,000 और अमर के हाथ में रखा। अमर के हाथ में जैसे मैंने चेक रखा, इमीडिएटली मैं आया एंड अपने कैश बुक में एंटर की 16 सितंबर को बाय अमर अकाउंट पेमेंट साइड में। कितने का चेक दिया? 12,000 का चेक दिया। तो 16 सितंबर को मैं अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा बाय अमर अकाउंट इन बैंक कॉलम, नॉट इन कैश कॉलम। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैश ट्रांजैक्शन, आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इन व्हाट? इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, राइट। तो मैं अमर के नाम पर बैंक कॉलम में लिखूंगा 12,000 मैंने अमर को चेक दिया। अब सेम 16 सितंबर को अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे पासबुक में इसकी एंट्री दिखेगी क्या? नहीं। मैंने अमर को चेक दिया, इसका सपना बैंक को आएगा क्या? नहीं। तो बैंक कैसे पता, बैंक को कैसे पता अमर को चेक दिया है? अब मैंने जो चेक अमर को दिया, अमर वो चेक अपने बैंक में जमा करेगा, उसकी बैंक मेरे पास भेजेगी, फिर मेरी बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगी एंड अमर की बैंक को पे करेगी एंड ऑन दैट डेट वो पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो अमर को जो मैंने चेक दिया उसका एंट्री पासबुक में आने के लिए टाइम लगेगा। मैंने 16 सितंबर को चेक दिया, मैं 16 सितंबर को अमर की एंट्री करके भूल गया कि हाँ मैंने अमर को चेक दिया। मैंने इमीडिएटली पेमेंट में कैश बुक में लिखा कि मैंने अमर को 12,000 का चेक दिया, बट वो चेक पासबुक में आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि वो अमर अपने बैंक को देगा, उसकी बैंक मेरे बैंक को देगी, मेरी बैंक फिर मेरे अकाउंट से पैसा निकाल के पे करेगी एंड फिर वो पासबुक में रिकॉर्ड करेगी कि अमर को उन्होंने पे किया। इट विल टेक टाइम, तो देर इज अ टाइम डिफरेंस। तो अगर मान लो 16 सितंबर को मैंने चेक इशू किया, अमर को मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने लिख लिया कि अमर को चेक दे दिया। अब अमर ने वो जेब में रखा और 15 दिन हो गए उसने वो चेक जमा ही नहीं किया। 15 दिन के बाद जाके उसने वो चेक जमा किया। तो अगर उन बीच में 15 दिन में मैं पासबुक प्रिंट करके लाऊंगा तो पासबुक का बैलेंस अलग होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस अलग होगा। मेरे कैश बुक में दिख रहा है कि 12,000 का एंट्री मैंने अमर को चेक दिया, बट वो सेम एंट्री पासबुक में दिखेगा क्या? आंसर इज नो। अभी तक अमर ने वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया मेरे बैंक को। अमर भूल गया, बिजी मानुस है, बिजी है, तो उसने क्या किया, चेक लिया बट वो डिपॉजिट करना भूल गया। तो डिपॉजिट करना भूल गया तो मेरे पासबुक में एंट्री कहाँ से आएगी? मेरे पासबुक में तभी एंट्री होगी जब अमर का चेक एक्चुअली पे होगा। गेटिंग इट? सो देयर इज अ डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग। तो देयर आर सर्टेन एंट्रीज जो मेरे पास है बट पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है बट मेरे पास नहीं है। मेरे कुछ शेयर्स है, इसका डिविडेंड मुझे हर साल मिलता है एंड मैंने जो कंपनी मुझे डिविडेंड पे करती है उन्हें इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि मेरे अकाउंट में जमा करते जाओ। तो डिविडेंड जमा हो गया मेरे बैंक में, उसकी एंट्री पासबुक में दिखेगी, कैश बुक में नहीं दिखेगी। मुझे थोड़ा अगेन ख्वाब आएगा कि यार मेरे अकाउंट में डिविडेंड जमा हुआ नहीं। सो जब तक मैं पासबुक का प्रिंट आउट नहीं लेके आता हूँ बैंक से, तब तक मुझे नहीं पता होगा कि मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड के पैसे जमा किए। तो डिविडेंड की एंट्री मुझे पासबुक में दिख रही है बट कैश बुक में नहीं दिख रही है। सो देयर आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। गेटिंग इट? व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि मेरा एक ही बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट की जितनी भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा उसे मैं बैंक ट्रांजैक्शन कह रहा हूं। उन बैंक ट्रांजैक्शन को मैं एज अ कैशियर या अकाउंटेंट या एज अ बिजनेसमैन कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा एंड उन्हीं बैंक ट्रांजैक्शन तो वही सारी ट्रांजैक्शन बैंक भी अपने पास पासबुक में रिकॉर्ड करेगी, बट there is a point difference, there is a time difference, right? there is a communication difference कि मुझे डिविडेंड मिला, इसका कम्युनिकेशन ही नहीं है तो पासबुक में एंट्री दिख रही है, कैश बुक में नहीं दिख रही है। मैंने अमर को चेक दिया, कैश बुक में दिख रहा है, पासबुक में नहीं दिख रहा है, यस और नो। या मुझे किशोर से चेक आया या कुणाल से चेक आया, कैश बुक में दिख रहा है, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ इसलिए पासबुक में नहीं दिख रहा है। सो देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस which are done through the bank, but certain transactions are appearing in the cash book but they are not appearing in the passbook. On the other hand, certain transactions are appearing in the passbook but not appearing in the cash book. उसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि बैंक ने मेरे लिए डिविडेंड जमा किया, पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। मैंने अमर को चेक दिया, कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है। पासबुक में जब वो चेक क्लियर होगा तब एंट्री होगी, लेकिन उससे पहले मैं पासबुक देख रहा हूं तो अमर का एंट्री नहीं दिख रहा है।
गेटिंग इट और नॉट? सो देयर आर डिफरेंसेस, इन्हीं डिफरेंसेस को हमें रिकंसाइल करना है कि हमें रीजंस फाइंड आउट करने हैं एंड दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है। से एज पर कैश बुक मुझे बैलेंस दिख रहा है 10,000 है, बट मैं पासबुक लेके आ रहे, पासबुक में दिख रहा है 12,000 है। तो एज पर माई अकाउंटिंग, एज पर दी अकाउंटिंग डन बाय द बिजनेसमैन और कैशियर और अकाउंटेंट, बैंक में 10,000 रुपए होने चाहिए, बट जब मैं पासबुक लेके आया, पासबुक दिखा रहा है कि मेरे पास 12,000 बैलेंस है। सो व्हाई द डिफरेंस? दैट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आई हैव टू टेक आउट, कि क्यों डिफरेंस आ रहा है वो पॉइंट मुझे बाहर निकालने हैं। एंड मेरे कैश बुक का बैलेंस जो होगा, या मेरे हिसाब से जो मेरे पास बैलेंस होना चाहिए बैंक में, जिसे हम कैश बुक का बैलेंस कह रहे हैं, तो उसे मैं सिंपली कह रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को मैं रिकंसाइल करूंगा विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने जो अकाउंटिंग की इन कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में 10,000 बैलेंस होना चाहिए, कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में 10,000 बैलेंस होना चाहिए, जिसे मैं सिंपली कह रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। बट मैं पासबुक लेके आया, पासबुक में दिख रहा है 12,000 है, 2,000 ज्यादा है, बट क्यों? व्हाई द डिफरेंस? तो वो जो 12,000 पासबुक में दिख रहा है उसे मैं कह रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक में जो दिख रहा है उसे मैं लिख रहा हूं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो एज पर कैश बुक मेरे बैंक में 10,000 होने चाहिए, बट पासबुक दिखा रहा है 12,000 है, तो क्यों डिफरेंस आया? तो मैं एक एक करके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हाईलाइट करूंगा कि अरे मैंने अमर को चेक दिया था, कैश बुक में, पासबुक में नहीं है। डिविडेंड पासबुक में दिख रहा है, कैश बुक में नहीं दिख रहा है। मैंने कुणाल को चेक इशू किया था, कैश बुक में, पासबुक में। तो आई विल फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, व्हाई द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, व्हाई कैश बुक का बैंक बैलेंस अलग है, पासबुक का बैंक बैलेंस, दोनों एक ही अकाउंट का हिसाब है, मेरा बैंक में एक ही अकाउंट है, उसका हिसाब मैं कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड बैंक पासबुक में रिकॉर्ड कर रही है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। तो आई नीड टू पॉइंट आउट कि व्हाई देयर आर डिफरेंसेस, एंड उन डिफरेंसेस को मैं बाहर निकालूंगा एंड एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसे हम कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस क्लियर, राइट? तो ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया कि एक ही बैंक अकाउंट है, उसका हिसाब मैं भी मेंटेन कर रहा हूँ इन कैश बुक एंड बैंक भी मेंटेन कर रही है इन अ पासबुक, बट एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं कैश बुक का बैलेंस देख रहा हूँ वो दिखा रहा है 10,000 एंड पासबुक का प्रिंट आउट लेके आया वो दिखा रहा है 12,000, सो देयर इज अ डिफरेंस। एज पर कैश बुक मेरे बैंक में होने चाहिए 10,000, बट एज पर पासबुक मेरे बैंक में है 12,000। सो व्हाई द पॉइंट, व्हाई द डिफरेंस? सो आई नीड टू फाइंड आउट दोज पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंड उसका स्टेटमेंट बनाऊंगा कि डिविडेंड पासबुक में कैश बुक में नहीं इसलिए डिफरेंस आया, चेक इशूड टू अमर कैश बुक में पासबुक में नहीं इसलिए डिफरेंस। तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी पॉइंट आउट करूंगा, इसका एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, उस स्टेटमेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो रिकंसिलिएशन का मतलब रेक्टिफिकेशन ही। यहां पर कुछ गलत है क्या? यहां पर देयर इज नथिंग रॉन्ग। बैंक अपने नजरिए से, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से पासबुक में एंट्री कर रही है, मैं अपने नजरिए से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कैश बुक में एंट्री कर रहा हूं। सो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस, देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस, दैट्स व्हाई मेरे बैंक का जो अकाउंट का बैलेंस है एज पर माई अकाउंटिंग या एज पर माई कैशियर्स अकाउंटिंग इज 10,000, बट एज पर बैंक अकाउंटिंग दैट इज पासबुक के हिसाब से इट इज 12,000। सो आई नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कि क्यों डिफरेंस आए। उन पॉइंट ऑफ डिफरेंस की मैं लिस्ट बनाऊंगा, स्टेटमेंट बनाऊंगा एंड उस स्टेटमेंट को मैं कहूंगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज सिंपल एज दैट। तो हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि हाउ टू प्रिपेयर अ BRS, कि वी नीड टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एंड उसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा। उसके स्टेटमेंट में हमें अमाउंट के साथ कि मैंने चेक इशू किया 12,000 का, जो चेक मुझे मिला वो 10,000 का था या 11,000 का था, जो डिविडेंड है वो 2,000 था, तो मुझे अमाउंट के साथ स्टेटमेंट बनाना है एंड रिकंसाइल करना है। इज दिस क्लियर, राइट? तो यहां पर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ BRS एंड BRS क्यों बनाना है और BRS में क्या बनाना है। तो BRS में हमें कि कैश बुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, पासबुक के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की लिस्ट बनानी है। नाउ देयर विल बी सर्टेन एंट्रीज जो कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है। से फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने मुझे आनंद ने 5,000 का चेक दिया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को वो कैश बुक के रिसिप्ट में मैंने लिखा टू आनंद अकाउंट 5,000 का चेक मिला, एंड 3-4 अप्रैल को वो बैंक में जमा भी हो गया,
तो उसकी एंट्री, आनंद से चेक आने की एंट्री कैश बुक में भी है, पासबुक में भी है, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो वो बीआरएस में मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। जो एंट्री मुझे कैश बुक के रिसिप्ट्स में भी दिख रही है एंड पासबुक के भी रिसिप्ट्स में दिख रही है, उसको मुझे अकाउंटिंग में या हमारे बीआरएस में लेने की जरूरत नहीं है। बीआरएस विल ओनली हाईलाइट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. Point of differences means those transactions which are either recorded in a cash book but are not appearing in passbook, या they are appearing in passbook but not appearing in cash book. ऐसे ही transactions की लिस्ट में बनाऊंगा, उस लिस्ट को मैं BRS कहूँगा. इज दिस क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो जस्ट टू समराइज, हम शुरुआत से एक क्विक समरी करती है, क्विक रिवीजन लेते हैं कि हम बिजनेस के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बिजनेस बैंक अकाउंट कहते हैं, एंड उस बैंक अकाउंट से हम कुछ बिजनेस की लेन देन की ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसे हम बैंक ट्रांजैक्शंस कहते हैं. इन बैंक ट्रांजैक्शन को एज अ बिजनेसमैन मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, आइदर मैं खुद रिकॉर्ड करूंगा, मेरा कैशियर रिकॉर्ड करेगा या अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा. दिस इज नथिंग बट द कैश बुक इज मेंटेन बाय द बिजनेसमैन, राइट. एंड सेम ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन को बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करती है इन पासबुक. बट बहुत बार ऐसा होता है कि देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, बिकॉज मुझे चेक मिलने पर या चेक इशू करने पर मैं इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री करता हूँ, बट पासबुक में चेक आने की या जाने की एंट्री तभी होगी जब वो एक्चुअली रियलाइज होगा या उसका पेमेंट होगा. तो मेरे पास कुछ चेक की एंट्री दिख रही है बट पासबुक में नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, या मैंने किसी को चेक इशू किए हैं, मेरे पास पेमेंट में दिख रहा है, मेरे पास मतलब कैश बुक में पेमेंट में दिख रहा है बट पासबुक में नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक उन्होंने उसे सबमिट नहीं किया है मेरे बैंक को. सो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस. इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस की मुझे लिस्ट बनानी है एंड मुझे कैश बुक का बैलेंस, that is bank balance as per cash book, and passbook का balance that is bank balance as per passbook को reconcile करना है. There will be a difference. कैश बुक के हिसाब से 31 मार्च को मेरे बैंक अकाउंट में है 10,000, पासबुक के हिसाब से 31 मार्च को मेरे पास है 12,000. सो देयर इज अ डिफरेंस, अमाउंट डिफरेंस है, राइट. बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000, बैलेंस एज पर पासबुक इज 12,000. तो क्यों डिफरेंसेस है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मुझे फाइंड आउट करने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है. उसी लिस्ट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, राइट. तो इसी का डिटेल सम हम सॉल्व करेंगे इन टुमारोज लेक्चर. ये कंसेप्ट है, इस लेक्चर को 1-2 बार फिर से रिपीट करो. इसमें मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है. आई हैव ट्राइड ऑल माई बेस्ट टू गिव यू द कंसेप्ट. कल जब हम इसका एक्चुअल सम सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगा. तो कल हम कौन सा सम सॉल्व करने वाले हैं, कल हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं. उसे भी पढ़ के समझ के रखो, राइट. बट उस सम पर जाने से पहले एक छोटा सा और क्विक मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ. यहाँ पर मैंने आपको कैश बुक का फॉर्मेट दिखाया. यू कैन सी कैश बुक का फॉर्मेट, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड इज रिसिप्ट, क्रेडिट साइड इज पेमेंट. तो कैश बुक का डेबिट इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट इज पेमेंट. पासबुक उल्टा होता है, कैश बुक का डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसिप्ट. पासबुक कैश बुक का उल्टा होता है. कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट इज पेमेंट. कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट इज पेमेंट. बट ऑन द अदर हैंड पासबुक डेबिट इज पेमेंट एंड क्रेडिट इज रिसिप्ट. मतलब अगर मुझे चेक मिला तो मैं कैश बुक के रिसिप्ट यानी कि डेबिट में लिखूंगा, एंड वो चेक अगर क्लियर हुआ एंड उसके पैसे जमा हुए तो वो पासबुक के क्रेडिट में लिखे जाएंगे, रिसिप्ट्स में ही बट क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे. तो जो मैं डेबिट में लिख रहा हूं वो पासबुक के क्रेडिट में लिखा जाएगा, जो मैं कैश बुक के क्रेडिट में लिख रहा हूं वो पासबुक के डेबिट में लिखा जाएगा. तो आई हैव टू क्रॉस चेक कि मेरा डेबिट पासबुक के क्रेडिट के साथ मैच हो रहा है या नहीं, एंड मेरा कैश बुक का क्रेडिट पासबुक के डेबिट साइड के साथ मैच हो रहा है या नहीं. कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट and credit is payment. On the other hand, passbook debit is payment and credit is receipt. They are opposite of each other. तो अगर आपका किसी का बैंक में अकाउंट है, अगर आपको बैंक से एसएमएस आता है, आपके अकाउंट में अगर पैसे जमा हुए तो आपको एसएमएस आता है यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड. क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए, बैंक भेज रही है ना आपको एसएमएस. तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसिप्ट साइड इज द क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड इज द रिसिप्ट साइड. तो आपका अकाउंट इज क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए. अगर आपके अकाउंट से आपने एटीएम से पैसे निकाले तो आपको इमीडिएटली एसएमएस आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड.
डेबिटेड मतलब आपके अकाउंट से पेमेंट हुआ, तो वो बैंक भेज रही है, बैंक के हिसाब से डेबिट यानी कि पेमेंट है, एंड बैंक के हिसाब से क्रेडिट यानी कि रिसिप्ट है। बट फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, पैसे आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, रिसिप्ट साइड इज डेबिट, एंड पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड इज क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो टू समराइज, मैं एक सिंपल आपको प्रोफॉर्मा दे रहा हूं, ये हर एक बीआरएस के सम में हमें काम में आएगा। मैं एक छोटा सा रफली आपको प्रोफॉर्मा बना रहा हूं कि कैश बुक आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट आर, डेबिट साइड इज आर एंड क्रेडिट साइड इज पी यानी कि पेमेंट। सो कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट, credit is payment, and on the other hand passbook debit is payment and credit is receipt. So cash book CB is for cash book, short form में आप पेंसिल से ड्रॉ करके रख सकते हो, कैश बुक डेबिट इज रिसिप्ट, क्रेडिट इज पेमेंट, पासबुक डेबिट इज पेमेंट एंड क्रेडिट इज रिसिप्ट। ये एक प्रोफॉर्मा याद रखो कि अगर मैं कैश बुक पढ़ रहा हूं तो डेबिट साइड इज रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट, अगर मैं पासबुक पढ़ रहा हूं तो डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसिप्ट। इज दिस क्लियर? तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, सम क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे इन टुमारोज लेक्चर। कल हम पहला प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे ऑन बीआरएस, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 1 या अनसॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। उसे अभी देखने की जरूरत नहीं है, वो कल आने के बाद हम देखते हैं, समझते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको छोटा मोटा डाउट होगा तो इस लेक्चर को फिर से रिपीट करो, रिवाइंड करो, ध्यान से सुनो, राइट। कल हम इसका पहला सम सॉल्व करेंगे, राइट। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।